भजनलाल शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और नरेश मीणा। राजस्थान की 7 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है या कहें कि हो चुका है, नतीजे जहां पर आने हैं, इन 5 दिग्गजों को सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। आपने थंबनेल में भी देखा कि नतीजे आने के बाद क्या आर पार होगा। दरअसल भले ही आप ये वीडियो रुझान आने से पहले देख रहे हो या जब ये रुझान आ रहे हैं उस दौरान आपकी नजर इस वीडियो पर पड़ी हो, आपने देखना शुरू किया हो, या नतीजे इन 7 सीटों पर आने के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो आपके काम की होगी। तीनों ही सूरत में ये वीडियो आपके काम की होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि इन 5 दिग्गजों के इन नतीजों के बाद किस तरह से आगे चलकर परिवर्तन आ सकता है। बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस, बीएपी और नरेश मीणा को क्या कुछ मिल सकता है अगर वो जीतते हैं, और अगर वो हारते हैं तो उन्होंने क्या हासिल किया या क्या गंवाया, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिना वक्त गंवाए सबसे पहले आइए बात करते हैं टोंक जिले की हॉट सीट देवली उनियारा के बारे में। नरेश मीणा की बात होगी, लेकिन सबसे पहले बता दें आपको, मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के अगर यहां पर बात करें तो इस सीट पर कस्तूरचंद मीणा कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी, और राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से प्रत्याशी, और नरेश मीणा इंडिपेंडेंट यहां पर चुनाव लड़ा। अगर हम मान के चलते हैं क्योंकि ये सीट कांग्रेस की थी, अगर कांग्रेस की सीट ये बरकरार रहती है और कस्तूरचंद मीणा चुनाव जीत जाते हैं, तो समझिए कि कस्तूरचंद मीणा के चुनाव जीतने के बाद हरीश मीणा, जो कि टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद बने, उनका कद बढ़ सकता है, क्योंकि उनके ऊपर यही कहा गया कि हरीश मीणा ने पैसे लेकर कस्तूरचंद मीणा को टिकट दिया। उनकी पार्टी के अपने ही लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए, और यह भी आरोप लगाया गया इस सीट को लेकर, अशोक गहलोत जब यहां आए थे तो कहा गया था कि कांग्रेस के इन उम्मीदवार और साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवार के बीच मैच फिक्स है। तो ये एक तरह से कहें कि हरीश मीणा के लिए, अगर एक तरह से कहें कि संजीवनी का काम ये जीत कर सकती है, तो गलत नहीं होगा। केसी मीणा चुनाव भले ही जीतेंगे, लेकिन हरीश मीणा का कद बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से चुनाव जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर कन्हैयालाल चौधरी, और दूसरी ओर बात अगर हम करें हीरालाल नागर, ये दो वो मंत्री जो लगातार गुर्जर और मीणा कॉम्बिनेशन को लेकर, कहीं कि गुर्जर और जाट कॉम्बिनेशन को लेकर यहां पर चुनावी मैदान में थे, तो ये उन दोनों के लिए भी जीत का सेहरा होगा। भले ही राजेंद्र गुर्जर चुनाव यहां पर जीते और बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत हासिल करके कांग्रेस से सीट छीनने में कामयाब हो जाती है, तो इन दो मंत्रियों के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन अगर यही सीट हार जाती है कांग्रेस, तो फिर हरीश मीणा सवालों के घेरे में आ सकते हैं। सवालों के घेरे में केसी मीणा को दिया गया टिकट आ सकता है। तीसरी तरफ लेकिन अगर नरेश मीणा, डार्क हॉर्स, इस चुनाव को जीत जाते हैं, बाजी मार लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस से जीत छीन लेते हैं, तो क्या होगा। नरेश मीणा को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनका कद प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगा। उनकी रणनीति को लेकर जरूर लोग कहेंगे कि 11-12 बजे जो थप्पड़ कांड का पूरा मामला सामने आया था, या यूं कहें कि पहले जब लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था और उसके बाद उन्होंने खूंटा गाड़कर वहां पर धरना किया, प्रदर्शन किया, और फिर ये सारी चीजें जब सामने आई तो नरेश मीणा ने एकजुटता के साथ वहां पर सभी ग्रामीणों को लामबंद किया। ये उनके फेवर में रहा। एक मास लीडर के तौर पर नरेश मीणा एक मीणाओं के नेता के रूप में इस पूर्वी राजस्थान में इंडिपेंडेंट तौर पर कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने जो चुनाव लड़ा, तो नरेश मीणा जाहिर तौर पर एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे। लेकिन एक बात यह भी है, हो सकता है कुछ लोग आप कह रहे हो कि नरेश मीणा अगर हारते हैं तो भी वो बड़े नेता बन चुके हैं। जी हां, नरेश मीणा भले ही अगर हारते भी हैं तो बड़े नेता बन चुके हैं। उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा को लगातार हम देख रहे हैं कि वो जेल में हैं, लेकिन जेल में होने के बावजूद लगातार उनको अलग अलग जिलों से, चाहे वो कोटा बारां की बात करें या इधर की पूर्वी राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात करें, उनके समर्थन में कई रैलियां हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये देवली उनियारा का हाल। देवली उनियारा के बाद आइए बात करते हैं अगली सीट का। अगली कौन सी सीट, ये भी हॉट सीट है, खींवसर की। आइए बात करते हैं, क्योंकि खींवसर में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछली सीट का बात चर्चा की, वो भी त्रिकोणीय मुकाबला, खींवसर का भी त्रिकोणीय मुकाबला। खींवसर में डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस से, रेवंत राम डागा बीजेपी से, और सिटिंग ये सीट आरएलपी की, लेकिन सांसद बनने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया। अगर चूंकि अगर हम लेकर चल रहे हैं, अगर कनिका बेनीवाल ये चुनाव जीतती हैं
तो क्या होगा? तो ये होगा कि एक बार फिर से तय हो जाएगा कि आरएलपी को हराना खींवसर में आसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल को पटखनी देना बहुत ही मुश्किल है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा के बाद अब नहीं करने में कामयाब हों, फिर भी वो अगर जीतते हैं, अपनी पत्नी को जिता लेते हैं, तो उनका इस क्षेत्र में और भी सिक्का जम जाएगा। नागौर से भले ही वो सांसद हैं, लेकिन अगर पत्नी को जिता लेते हैं तो ये सवाल जो उठ रहे थे कि उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को टिकट नहीं दिया, तो ये एक तरह से सवाल भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन जिस मुखरता के साथ, जिस आक्रामकता के साथ प्रदेश की विधानसभा में हनुमान बेनीवाल बातों को रखते थे, क्या उनकी पत्नी उसी हिसाब से बातों को रखेंगी? हाँ, अगर हम देखें जिस तरीके से उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान बेबाकी से साफ गोई के साथ अपनी बातों को रखा, तो कहा यह जा सकता है कि कनिका बेनीवाल अगर चुनाव जीतती हैं तो जाहिर तौर पर उसी लाइन पर, उसी तर्ज पर तेवर भी कुछ कुछ वही अंदाज भी वही कनिका बेनीवाल विधानसभा में अपने ये कहें कि क्षेत्र के लोगों की बातों को वहां पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आरएलपी हार जाती है तो क्या होगा? आरएलपी हार जाती है तो एक सीट से शून्य पर विधानसभा में आरएलपी आ जाएगी। यह बहुत बड़ा झटका होगा और हनुमान बेनीवाल को यह समझना होगा, यह विश्लेषण करना पड़ेगा कि बार बार विधायक से फिर सांसद बनना, इस्तीफा देकर सांसद से फिर इस्तीफा देकर विधायक का चुनाव लड़ना और अपने भाई को टिकट ना देना या कांग्रेस से गठबंधन ना होना, क्या इसके पीछे वजह रही? इसको लेकर सवाल उठेंगे। अगर आरएलपी हारती है, कनिका बेनीवाल हारती है, जीतता अगर बीजेपी का उम्मीदवार रेवंत राम डांगा हैं, तो क्या रेवंत राम डांगा का कद बीजेपी में बढ़ेगा? जाहिर तौर पर, क्योंकि पिछली बार 2023 के चुनाव में जब वो आमने सामने थे हनुमान बेनीवाल के, 2050-58 सीटों का ही बस फासला था। अगर वो जीत जाते हैं, आरएलपी में ही रहे, आरएलपी के संस्थापक सदस्यों में से रेवंत राम डांगा हैं, अगर वो अपने साथ ही हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो रेवंत राम डांगा का कद बढ़ेगा और बीजेपी की रणनीति को सराहा जाएगा कि उन्होंने रेवंत राम डांगा पर एक बार फिर से विश्वास किया। और दूसरी तरफ अगर डॉक्टर रतन चौधरी चुनाव जीतती हैं, क्योंकि पत्नी हैं वो हाल फिलहाल में ही जब टिकट की घोषणा होनी थी उससे पहले ही उनके पति बीजेपी में जो थे उन्होंने बीजेपी को से रिजाइन किया, उसके बाद फिर डॉक्टर रतन चौधरी उनकी पत्नी को टिकट मिला। अगर वो जीतती हैं, लेकिन संभावनाएं इसकी बहुत कम है, लेकिन अगर वो जीतती हैं तो कांग्रेस का इसमें मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा कि भाई उन्होंने रातों रात बीजेपी के प्रत्याशी को बीजेपी के प्रत्याशी नहीं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के एक मजबूत नेता को अपने खेमे में किया, उनकी पत्नी को टिकट दिया, चुनाव जिता लिया। हनुमान बेनीवाल से गठबंधन ना किए हुए ही उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की हार होती है तो फिर ये कांग्रेस की रणनीति को लेकर बड़ा झटका होगा। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर सवाल किए जाएंगे कि भाई आरोप यही लगते गए या कहा यही गया कि शायद उनकी वजह से आरएलपी से ये गठबंधन नहीं हो सका, तो ये सवाल यहां पर उठ सकते हैं। और रातों रात जिस तरीके से डॉक्टर रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया, उस रणनीति को लेकर कांग्रेस पर सवाल किए जा सकते हैं। हां, अगर रेवंत राम डांगा हार जाते हैं बीजेपी से तो फिर बीजेपी को पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव रेवंत राम डांगा हार गए। उधर ज्योति मिर्धा ने खुलकर यहां पर समर्थन किया। ज्योति मिर्धा भी चुनाव हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हार चुकी हैं, तो ज्योति मिर्धा हो या रेवंत राम डांगा हो, दोनों मुकाबला नहीं कर पाए, ये सवाल उठेंगे। तो क्या बीजेपी को जरूरत पड़ेगी कि किसी तीसरे नेता को यहां खींवसर से खड़ा करें? ये गणित यहां पर हमको खींवसर में नतीजे आने के बाद दिखाई दे सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण सीट, जी हां, किरोड़ी लाल मीणा चुनाव में प्रत्याशी नहीं थे, उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन लड़ा तो चुनाव दौसा की विधानसभा सीट पर एक तरह से कहें कि बाबा नहीं है, किरोड़ीलाल मीणा नहीं है। जगमोहन मीणा आरएएस के पूर्व अधिकारी, सेवानिवृत्त, समय से पहले रिटायरमेंट ले ली, बड़े अरसे से टिकट की आस जो रहे थे। हालांकि अब आखिरकार जब उनको टिकट मिला, किरोड़ीलाल मीणा ने जमकर प्रचार किया, भिक्षामदेही वोट, भिक्षामदेही के उन्होंने अपने गले में बोर्ड भी लगाया, कहें कि चार्ट भी लगा लिया, बैलगाड़ी चलाते हुए नजर आए, क्योंकि अगर सचिन पायलट ने ट्रैक्टर चलाया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो धरती पुत्र हूं, मैं बैलगाड़ी चलाऊंगा। फिर दूसरी तरफ लोगों से वोट की भिक्षा मांगी, बहुत रंग देखने को मिला, डांस भी यहां पर किया गया। और किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी की तरफ से, गोलमा देवी जी की भी तरफ से लगातार प्रचार किया गया। अगर ये चुनाव
बीजेपी जीत जाती है तो ये जीत किरोड़ीलाल मीणा की मानी जाएगी। जगमोहन मीणा भले ही चुनाव जीते हैं, ये जीत किरोड़ीलाल मीणा की मानी जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो किरोड़ीलाल मीणा का क्या होगा? आपको बता दें, लंबे अरसे से वो इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा उनका स्वीकार मंत्री के तौर पर नहीं हुआ है, तो फिर उनका क्या होगा? हाँ, दूसरी कंडीशन ये भी कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वो मान जाएंगे, अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? ये भी तय होगा इन चुनावों के बाद कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री बने रहेंगे, नहीं रहेंगे, या यूं ही अधर में रहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि नतीजा आने के बाद यह तय हो जाएगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार होता है कि नहीं होता है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, मुख्य तौर पर यहां पर दौसा की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही यहां पर मुकाबला देखने मिल रहा है। डीसी बैरवा, नाम तो इनका दीनदयाल बैरवा है, लेकिन डीसी बैरवा के तौर पर ये वहां पर फेमस है, और डीसी बैरवा को लेकर कहा जा रहा है बड़ी रणनीतिक तौर पर इन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। चुपचाप खामोशी की तरह मुरारीलाल मीणा जो दौसा से सांसद हैं, उनकी भी साख यहां पर दांव पर है, उन्होंने भी बड़ी खामोशी के साथ यहां चुनाव प्रचार किया है। इसलिए कांटे का मुकाबला है, और दौसा में सबसे कम वोटिंग भी हुआ। ये परसेंटेज कम जो हुआ है मतदान का 2023 के विधानसभा चुनाव से, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन ये तो नतीजे जब आएंगे तो पता चलेगा। और जगमोहन मीणा का तो हमने बताया, लेकिन अगर डीसी बैरवा चुनाव जीत जाते हैं तो इसका सेहरा मुरारीलाल मीणा के सिर बंधेगा, इसका सेहरा सचिन पायलट के सिर बंधेगा, क्योंकि सचिन पायलट ने भी मजबूती के साथ दौसा में, दौसा मतलब सचिन पायलट से हम जुदा नहीं कर सकते। दौसा में काफ़ी जान लगा दी थी। याद कीजिए, सचिन पायलट ने जब प्रचार किया डीसी बैरवा का, उस दौरान अपनी गाड़ी में बराबर में बैठाकर, यानी डीसी बैरवा को वो गाँव में लेकर जा रहे थे, यानी कि मैं उनका पायलट हूँ, ये संकेत और संदेश देने की वहाँ पर वोटर को कोशिश की। तो अगर दीनदयाल बैरवा चुनाव जीतते हैं तो उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ मुरारीलाल मीणा का कांग्रेस में कद बढ़ेगा, दूसरी तरफ सचिन पायलट का कद तो वैसे ही बढ़ा हो, लेकिन और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर हार जाते हैं, किरोड़ीलाल मीणा जीत जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किरोड़ीलाल मीणा वर्सेस मुरारीलाल मीणा नहीं बल्कि वर्सेस सचिन पायलट मानी जा रही है, तो हो सकता है यही कहा जाएगा कि क्या इस बार बाबा भारी पड़े सचिन पायलट पर। तो दौसा का ये गणित यहां पर समझ में आता है। चुनाव के बाद ये सब चीजें यहां पर निकलकर सामने आती हैं। चौथी बात अगर हम यहां पर करें तो चौथी सीट आ जाती है भाई साहब 84 की सीट। जी हां, 84 की सीट। एक और फायर ब्रांड नेता, राजस्थान के क्षेत्रीय दल से, राजस्थान की शख्सियत से निकलते हुए राजकुमार रोत सांसद बन गए, और सांसद बनने के बाद अब 84 से उन्होंने अपने खासम खास अनिल कटारा को चुनावी मैदान में उतारा, और बीजेपी से कारीलाल ननोमा और महेश रोत कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। अब 84 की सीट, जो कि करीब करीब 70,000 से भी ज़्यादा मतों से जीती थी बीएपी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये इस मार्जिन को बरकरार रखती है बीएपी अगर ये जीतती है? और अगर ये मार्जिन बरकरार रहता है तो ये साफ हो जाएगा कि बीएपी के भले ही इस सीट को अगर हम हटा दें तो 2 ही विधायक हैं, अगर ये सीट जीता है 3 हो जाएंगे, तो बीएपी ने अपनी और मजबूती को बढ़ाया है। राजकुमार रौत की जो प्रतिष्ठा है, राजकुमार रौत का जो जनाधार है, क्या वो ऐसे का ऐसा ही है, उसमें और इजाफा हुआ है। ये इससे साबित होगा राजकुमार रौत क्या इस क्षेत्र के एक बड़े आदिवासी लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हुए हैं, जिस तरीके से क्या वो और भी आगे चलकर राजनीति को अपनी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे अगर उनके पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। तो 84 में बीएपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन बीजेपी ने भरपूर कोशिश की इस सीट पर। चाहे बीजेपी के प्रदेश संगठन महासचिव प्रभारी की हम जिक्र करें, राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने खूंटा गाड़कर यहाँ पर लगातार चुनाव की घोषणा से पहले ही कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, लामबंद किया, उनको समझाया बुझाया, तमाम तरीके से एक तरह से कहें कि कोशिश की कि आदिवासी वोटर को, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है इस 84 विधानसभा पर, उनको अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की गई। तो उसी लिहाज से बीजेपी के संगठन और बीजेपी या यूं कि आरएसएस संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की साथ यहाँ पर दांव पर है। और एक बात और, महेंद्रजीत मालवीय जो यहाँ से आते हैं ठीक चुनाव से पहले, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, या यूं कहें कि ठीक माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव से पहले, जब महेंद्रजीत मालवीय ने कांग्रेस को छोड़ा और फिर बीजेपी में शामिल हुए, वो
लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, वो जब विधानसभा चुनाव हुआ यहाँ पर पार्टी को नहीं जिता पाए, और अगर ये उपचुनाव भी हार जाते हैं तो महेंद्रजीत मालवीय को लेकर फिर सवाल उठेंगे कि भाई ये पुराने नेता, आदिवासी नेता, लेकिन क्या ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं राजकुमार रौत का? फिर किस तरह के नेता को बीजेपी यहाँ से और आगे लाने की कोशिश करेगी और पुनर्विचार करेगी? राजकुमार रौत का क्या तोड़ निकाला जाएगा? क्योंकि अगर हम इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर की इस आदिवासी बेल्ट का जिक्र करें, अगर इसी तरह से जनाधार बढ़ा और शेड्यूल ट्राइब के अंदर ये जिस तरह से आदिवासी समाज आता है, और दूसरी तरफ अगर हम पूरी राजस्थान में मीणाओं की बात करें और बाकी समाज जो एसटी समाज में आता है, तो क्या ये दायरा अपना अब और आगे नहीं बढ़ा लेंगे? क्योंकि इस चीज़ को बीजेपी को सोचना होगा अगर ये बीजेपी के पास सीट चली जाती है। लेकिन अगर बीजेपी के पास ये सीट बनी रहती है तो फिर बीजेपी को थोड़ी राहत मिलेगी। राजकुमार रौत के प्रत्याशी बीजेपी के अनिल कटारा को हराने के बाद कांग्रेस की साख दांव पर है। महेश रौत कांग्रेस की साख दांव पर है, और एक विशेष बात इन चुनाव प्रचार के दौरान देखने में आई कि 84 में कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा दिग्गज नेता प्रचार के लिए यहां पर नहीं आया, और हमने खींवसर में भी ऐसा ही हाल देखा कि खींवसर में भी डोटासरा शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार ही बस प्रचार के लिए वहां पर गए थे। तो एक तरह से डॉक्टर रतन चौधरी और पूरी कांग्रेस की इकाई को वहीं पर अकेला सा छोड़ दिया था। 84 में भी यहां पर बहुत ज्यादा कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान उनकी आमद नहीं हुई, तो महेश रौत ने अकेले दम पर वहां पर चुनाव लड़ा। जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ मिलकर यहां पर चुनाव उन्होंने लड़ा। साथ ही साथ आइए आदिवासी सीट की एक और की बात कर लेते हैं। भाई ये सलूमर सीट है, आदि उदयपुर जिले में है सलूमर सीट। यहां पर अमृतलाल मीणा जी का निधन हो गया, इस वजह से उपचुनाव हुआ, और उनकी पत्नी शांता देवी को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। जितेश कटारा बीजेपी के उम्मीदवार, रेशमा मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि सलूम्बर में जो सहानुभूति फैक्टर है वो कितना काम करेगा? सलूम्बर में क्या कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है? क्या बीजेपी इस बार उसको मात दे देगी? ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और क्या बीजेपी डार्क हॉर्स की तरह यहां पर बाजी मार ले जाएगी? क्या पहले नंबर पर आ जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अगर ये कौन सी पार्टी जीतती है, किसका क्या आकलन होगा, किसका क्या फायदा होगा, ये जरा समझें। तो शांता देवी अगर जीत जाती हैं बीजेपी से, तो यही कहा जाएगा कि सहानुभूति का उनको फैक्टर मिला, का फायदा मिला। अमृतलाल मीणा के स्वर्गवास के बाद उन्हें जब पार्टी ने टिकट दिया, क्योंकि कहा यह भी गया कि शांता देवी जब चुनाव प्रचार के दौरान जाती तो बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाती, लेकिन बीजेपी का काडर इतना मजबूत होता है, बीजेपी का काडर, संगठन संघ का काडर जो होता है वो चुनाव लड़ता है, और उस लिहाज से बीजेपी उसकी भरपाई करने की बात कहती है। लेकिन शांता देवी अगर जीतती है तो यही कहा जाएगा सहानुभूति फैक्टर से उनको जीत मिले। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बीजेपी आ जाती है, चुनाव जीत जाती है, तो ये एक बड़ा झटका ना सिर्फ बीजेपी के लिए होगा बल्कि कांग्रेस के लिए भी होगा। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले होगी कि उनकी विधायकों की संख्या बढ़ रही है और सलूम्बर में वो जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए झटका इस वजह से होगा, ये उनकी सिटिंग सीट इन 7 चुनाव में, और अगर हारते हैं बीजेपी के प्रत्याशी जी जाते हैं तो फिर ये बीजेपी के लिए एक सदमा और एक सेटबैक हो सकता है, और बीजेपी को पुनर्विचार करना पड़ सकता है कि सहानुभूति फैक्टर के सहारे जो उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या वो सही डिसीजन था, क्या वो सही फैसला था? किसी और मुखर प्रत्याशी को अगर मैदान में उतारते तो हो सकता है कि बेहतर स्थिति हो सकती थी। तो ये सवाल उठेंगे, कांग्रेस को लेकर सवाल उठेंगे कि रेशमा मीणा को जो चुनाव वहां पर लड़ाया गया और उनकी मदद करने के लिए कितने नेता यहां पर कांग्रेस के राजस्थान इकाई के राजस्थान से पहुंचे, कितना वहां पर प्रचार किया? अशोक गहलोत कितना गए, सचिन पायलट कितना गए, गोविंद सिंह डोटासरा कितना गए, टीकाराम जूली ने वहां पर कितना प्रचार किया? ये सवाल यहां पर उठेंगे। वैसे खबर अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक पत्र कांग्रेस आला कमान को लिखा है। उस पत्र में बताया कि भाई चुनाव प्रचार या पार्टी के लिए प्रचार इन 7 सीटों पे किन किन नेताओं ने उनकी नजर में नहीं किया। अब आला कमान के पास अगर ये पत्र इस तरह का गया है और गोविंद सिंह डोटासरा ने सब कुछ लिखा है, तो क्या इसका मतलब गोविंद सिंह डोटासरा को पहले ही लग गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ी होने वाली है? और गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले शिकायत क्यों नहीं की अगर ऐसी बात सही है? और अगर ये लेटर लिख भी दिया है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान इस लेटर पर विचार करेगा, इसको पढ़ेगा, इसको देखेगा और फिर उसके बाद ये पूछेगा कि भाई आप लोग क्यों प्रचार करने के लिए नहीं गया, ये शिकायत आपकी आई है? ये कई सारे सवाल यहां पर सलूम्बर में सामने आ सकते हैं। एक और सीट, छठी सीट की बात करें, झुंझुनू की सीट। झुंझुनू की सीट भी, यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला झुंझुनू में देखने को मिला। इसके नतीजे भी 3 लोगों की किस्मत, 3 पार्टियों की, 2 पार्टियों और एक उम्मीदवार राजेंद्र गुड़ा, उनकी किस्मत का भी फैसला करेगा। पहली बात, अमित ओला झुंझुनू से
उनके पिता सांसद बन गए और अब फिर ये विधानसभा सीट जब खाली हुई तो उनके पिता बृजेंद्र ओला ने कहा भी मंच से चुनाव प्रचार के दौरान कि वो इस सीट पर लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने कहा कि अगर आपके परिवार से, आप की पसंद से, आपके इरादे से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। इस तरह की उन्होंने बात बीच चुनाव में कही। तो अमित ओला अगर चुनाव जीत जाते हैं तो यह कहा जाएगा कि ओला परिवार का जो सालों से, बरसों से, दशकों से यहां पर झुंझुनू में सिक्का जमा रहा है वो जमा रहेगा। लेकिन अगर ये चुनाव अमित ओला हार जाते हैं तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि युवा को नहीं चुना, ओला परिवार को खारिज कर दिया, बृजेंद्र ओला पसंद नहीं आए। सवाल यह भी उठेगा कि झुंझुनू में प्रचार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं गए। सवाल यह भी उठेगा। अगर बीजेपी जीत जाती है, राजेंद्र भांबू को लेकर यही कहा जाएगा, राजेंद्र भांबू को लेकर यही कहा जाएगा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। पार्टी के संगठन को लेकर यही कहा जाएगा कि उन्होंने बेहतर प्रत्याशी का चयन किया। ये भी कहा जाएगा कि राजेंद्र भांबू पर जिस तरह से विश्वास एक बार फिर जताया गया कि भाई आप जब पिछली बार चुनाव जीते और उसके बाद फिर पार्टी के साथ आप रहे, बरकरार रहे, आपने भले ही बगावत ज़रूर कर ली हो, उस लिहाज से भी आप एक अच्छे और बेहतर उम्मीदवार के तौर पर रहे। लेकिन राजेंद्र गुड़ा जो लगातार कुछ विवादास्पद बयान देते नजर आए, वो कितना वोट यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। अगर वो ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज से आते हैं तो फिर मुसलमानों की सभाओं में, मुसलमानों की बस्ती में जाते हुए खूब दिखाई दिए। कहा कांग्रेस की तरफ से लगातार यही गया कि राजेंद्र गुड़ा को तो बीजेपी ने अपने मोहरे के तौर पर खड़ा किया ताकि कांग्रेस का वोट काट सकें। तो क्या राजेंद्र गुड़ा वाकई ये चुनाव वोट काटने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए खड़े हो रहे थे? ये चीज इस चुनावों से साफ होगी। और राजेंद्र गुड़ा जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री बने हैं, क्या राजेंद्र गुड़ा इतनी नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे थे, या फिर क्या अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो फिर क्या किसी तरह की जो आरोप लग रहे हैं डील थी तो फिर उसका क्या फायदा उनको मिलेगा? वैसे राजेंद्र गुड़ा की इस सीट पर जीत को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि वो खेल बिगाड़ सकते हैं लेकिन जीतना मुश्किल। लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद या हम एक ये फैक्टर लेकर चलें कि राजेंद्र गुड़ा अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर से, पहले तो बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे, वहां पर जीत हासिल की थी, फिर निर्दलीय भी उन्होंने चुनाव जीता था। तो यही कहा जाएगा कि राजेंद्र गुड़ा का यहाँ पर वर्चस्व एक बार फिर से, वैसे झुंझुनू पे नहीं, इससे पहले वो यूं कहें कि उस सीट का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, झुंझुनू जिले की गुढ़ा गौर जी, मेरे ख्याल से वो सीट जहां से वो गुढ़ा मलानी, जी हाँ, यही शायद सीट है जहां से राजेंद्र गुढ़ा चुनाव लड़े हैं। लेकिन झुंझुनू में आकर किस्मत अगर वो आजमा रहे हैं तो वो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं, अपना खेल बना रहे हैं, ये इस सीट के नतीजों से तय हो जाएगा। अब कौन सी सीट बचती है साहब? 7वीं और आखिरी सीट बचती है, ये हो गई जी रामगढ़ की सीट। इस रामगढ़ में, यानी अलवर जिले के रामगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो रामगढ़ के इस चुनाव को लेकर यही कहा गया कि क्या ये चुनाव ध्रुवीकरण का चुनाव बन गया, क्या ये चुनाव सांप्रदायिक हो गया, इन चुनावों में दो धर्म आमने सामने आ गए। बीजेपी ने अच्छी फाइट दी, सुखवंत सिंह को अगर टिकट दिया गया और उनके खिलाफ अगर आरएन जुबैर खान ने यहाँ पर चुनाव लड़ा तो यहाँ पर भी उसी तरह से सलूम्बर की तरह ही क्या सहानुभूति का फैक्टर चला, क्योंकि रामगढ़ में चुनाव हुआ आरएन जुबैर खान के पिता के इंतकाल के बाद। और यही बात इस सीट को लेकर कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो कहा जाएगा आरएन जुबैर खान, जुबैर परिवार का सिक्का अभी भी रामगढ़ में चलता है। ये भी कहा जाएगा कि एक युवा को पसंद किया गया है, ये भी कहा जाएगा कि सहानुभूति फैक्टर का फायदा मिला है, ये भी कहा जाएगा कि यहाँ पर डटे रहे, जिस तरह से टीकाराम जूली और संजना जाटव झोली फैलाते हुए उन्होंने वोट मांगे। क्या संजना जाटव को भी इसका जीत का श्रेय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, झोली फैलाते हुए उन्होंने वोट मांगी। दूसरी तरफ जी हाँ, टीकाराम जूली को भी इसका क्या लाभ मिलेगा? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी ली है, खूंटा गाड़ कर जो अपने समाज के वोट को लामबंद और बाकी समाज के वोट को लामबंद करने के लिए उनकी कोशिश की गई, तो ये एक तरह से कहें कि टीकाराम जूली के लिए कहा जा सकता है। भजन लाल जाटव भी यहाँ पर लगातार करौली के सांसद मौजूद रहे। तो कांग्रेस अगर जीतती है तो ये चीज़ें निकल कर सामने, लेकिन कांग्रेस हार जाती है तो इन तमाम जिन लोगों का हमने नाम लिया, ये कहा जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं जो बीजेपी, या यूं कहें कि जो माहौल बना, क्या वो माहौल इस तरह से बन गया कि सहानुभूति फैक्टर को अपने पाले में कांग्रेस नहीं कर पाई? क्या वाकई में यहाँ दो समाज के
इर्द गिर्द ये चुनाव हो गया जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ गया, और बाकी नेताओं को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। भंवर पुष्पेंद्र को लेकर, भंवर जितेंद्र को लेकर सवाल उठेंगे कि उनका कितना योगदान रहा और टीकाराम जूली ने कितना योगदान दिया, उनके ऊपर भी सवाल आएंगे। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी हारते हैं, अगर बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह यहां पर चुनाव जीतते हैं, तो बीजेपी, क्योंकि ये रामगढ़ को प्रयोगशाला भी कहा जाता है, रामगढ़ को प्रयोगशाला भी कहा जाता है, सुखवंत सिंह अगर यहां से चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी को इस प्रयोगशाला में जीत के स्वाद से एक नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? क्या वो समझ जाएंगे कि सुखवंत सिंह को जिस तरीके से चुनाव लड़ाकर हमने जिताया है, क्या ये उनको लग जाएगा कि ज्ञानदेव आहूजा और जय आहूजा, जो आहूजा परिवार और जुबैर खान परिवार ही इस सीट पर लगातार बरसों से, 3 दशकों से, 90 के दशक से चुनाव लड़ता और जीतता और हारता रहा था, अब एक नई रवायत का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि सुखवंत सिंह ही वो प्रत्याशी थे जो पिछले 2023 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, कांग्रेस जीती और बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी 2023 के चुनाव में। तो सुखवंत सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो सुखवंत सिंह समेत बीजेपी के रणनीतिकारों के सिर पर सेहरा बंधेगा। कुल मिलाकर काउंटिंग जब शुरू होगी, रुझान जब आएंगे, दिलचस्प होगा। 7 सीटों में क्या बीजेपी एक सीट से ऊपर अगर आंकड़ा ले जाती है तो फिर इस जीत का सेहरा मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिर पर बंधेगा, जाहिर तौर पर उनके सिर पर बंधेगा। कांग्रेस अगर इनमें 4 सीटों में एक भी सीट गंवाती है तो क्या इसका ठीकरा फूटेगा? कांग्रेस की एकजुटता पर, गोविंद सिंह डोटासरा पर जरूर, इस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन कार्रवाई कांग्रेस में होती है क्या? और बीजेपी में अगर इस तरह से नतीजे रहते हैं तो फिर क्या बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? कांग्रेस के आरोप में कितना दम होगा कि पर्ची निकलेगी, और पर्ची निकलेगी तो पर्ची से कई लोग नई निकल कर आएंगे और पुराने लोगों की पर्ची कट जाएगी? इन आरोपों में कितना दम होगा? नतीजे ये भी तय करेंगे कि चाहे राजेंद्र गुड़ा आदर्श के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर अपनी राजनीति को आगे ले जाने में कितने कामयाब हो गए। नतीजे ये भी तय करेंगे कि नरेश मीणा ने कितने बड़े मीणा नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर अपनी साख जमाई। भले ही मैच हार जाएं, क्या वो इस पूरे मुकाबले में एक बेहतर नेता के तौर पर उधर उभर कर आएंगे? नतीजा यह भी तय करेगा कि बीएपी की तरफ से राजकुमार रौत ने अपनी बीएपी पार्टी के जनाधार को कितना मजबूत किया और आगे चलकर वो किस तरह से तीसरे विकल्प के तौर पर और आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। ये पूरी वीडियो किस तरह से लगी आपको जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई और अगर एंगल आपको नजर आता है तो हमको जरूर बताइएगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये रुझान आ रहा हो, नतीजे आ चुके हों, या नतीजा और रुझान आने से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप सभी के काम की है, बहुत ज़रूरी और बेहद अच्छी हमने इसमें बातचीत की है। कुछ गलत हो, कुछ कमी हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हमें ज़रूर हमारे को शिकायत बताइएगा जो आपको लग रही हो, कोई बात नापसंद आई हो, कोई बात सही नहीं लगी, उसका भी जिक्र कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।